नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट 12 में। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव और एक नज़र इस वक्त की सुर्खियों पर। आज देश मना रहा है वीर बाल दिवस। राष्ट्रपति मुर्मू ने असाधारण उपलब्धियों के लिए 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। पीएम मोदी राष्ट्रीय मंच से बच्चों को करेंगे संबोधित। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह में बोले पीएम मोदी, जल्द ही यूपी का डिफेंस कॉरिडोर बनेगा वैश्विक पहचान। 11 वर्षों में बिना भेदभाव विकास के किया दावा। राष्ट्रपति मुर्मू ने संथाली भाषा में जारी किया भारत का संविधान। कहा, संथाली समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण। अब संविधान अपनी भाषा में पढ़ समझ सकेंगे लोग। उपराष्ट्रपति ने महामना वाङ्मय की अंतिम श्रृंखला की जारी। कहा, मालवीय जी ने प्राचीन मूल्यों को आधुनिक भारत से जोड़ा। एनईपी 2020 में दिखता है उनका शैक्षिक दर्शन। नेताजी सुभाष के परपोते ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। दोहराई दशकों पुरानी मांग, जापान से वापस लाए जाएं अवशेष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में असाधारण उपलब्धियों के लिए 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि पूरा देश और समाज उन सभी पर नाज करता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि उन्होंने असाधारण काम किए हैं और आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके पास जो क्षमताएं हैं वे असीम हैं। उन सब में जो गुण हैं वे अतुलनीय हैं। उन्होंने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। वर्ष 2022 से आज के दिन हम सभी देशवासी वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे हमारे इतिहास का एक बहुत ही प्रेरक अध्याय है। लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं, जिनकी वीरता का सम्मान देश विदेश में किया जाता है। उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटे 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। जीते जी उनके सभी ओर दीवारें, चारों ओर दीवारें बना दी गई और ये हवा और प्रकाश के अभाव से वीर गति को प्राप्त किए। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। उन दोनों साहिबजादों के सम्मान में हर वर्ष इस सप्ताह के दौरान पंजाब में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालु जन एकत्र होते हैं। वीर बाल दिवस पर उनका स्मरण उत्सव देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया।
इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा, यह संथाली भाषी समाज के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की दिन है, क्योंकि भारत संविधान में हमारा ऑलचिकी संथाली में संविधान पब्लिश किए हैं। I am feeling very privileged to be invited here for the release of the book in Santali language, which has been there in India since it's happening 100 years. It is going to celebrate its 100 years of Old Chiki, which is written by Pandit Raghunath Murmu. तेहें नवा सगुन महारे सांताल परसी ते सपड़ावाकान भारत दिसोम रेना संविधान उछाल आकाना नवा आखड़ा रे सेलेद आकान सेलेद काते इñो अडी रस्किन बुझाया नवा अक्तो रे सानाम सांताली हपन को अडी अडी साराव कोआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाली भाषा में भारत के संविधान के प्रकाशन की सराहना करते हुए इसे तारीफ के काबिल प्रयास बताया। उन्होंने कहा, इससे आदिवासी समुदायों के बीच संवैधानिक जागरूकता बढ़ेगी और साथ ही लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूती मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पोस्ट कर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह एक सराहनीय प्रयास है। संथाली भाषा में संविधान का प्रकाशन संवैधानिक जागरूकता और लोकतांत्रिक नागरिकता को बढ़ावा देगा। भारत को अपनी समृद्ध भाषाई संस्कृति और देश की प्रगति में जनजातीय भाषाओं के योगदान पर गर्व है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी की कमी को दूर करने के लिए दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के शुरुआती महीनों में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिहाज से आरबीआई ने आगामी हफ्तों में खुले बाजार परिचालन, ओएमओ और विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। इसके तहत रिजर्व बैंक ओएमओ के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक 10 अरब डॉलर की या रुपए में खरीद बिक्री स्वैप करेगा। इससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ेगी। इन उपायों का मुख्य लक्ष्य बाजार में नकदी की कमी को दूर करना, उधारी की दरों को कम करना और क्रेडिट मांग को बढ़ावा देना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अग्रिम कर भुगतान और जीएसटी आउटफ्लो के कारण बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी देखी जा रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जापान की रैंकोजी से वापस लाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। एक वीडियो संदेश जारी करके नेताजी के पड़पोते चंद्र कुमार बोस ने फिर से ये मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए उनकी ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी गई है। चंद्र कुमार बोस का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति से विनम्र अपील की है कि 23 जनवरी 2026 को नेताजी की 129वीं जयंती से पहले ये अस्थियां अपने देश वापस लाई जाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र कुमार ने अपने वीडियो संदेश में राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी के बारे में कहा है, जापान के रैंकोजी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने के संबंध में हमने आज एक चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। बता दें कि नेताजी के परिवार की ओर से लगातार इसकी मांग होती रही है। उन्होंने आगे कहा कि 23 जनवरी 2026 नज़दीक आ रही है जब हम नेताजी की 129वीं जयंती मनाएंगे। ऐसे में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी अस्थियां अभी भी दूसरे देश में पड़ी हुई हैं। हमें भारत के राष्ट्रपति से ये निवेदन करते हैं कि उनकी अस्थियों को 23 जनवरी 2026 से पहले भारत वापस लाया जाए। For Netaji, we have submitted today a letter to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, regarding bringing the mortal remains of Netaji Subhash Chandra Bose from Renkoji, Japan to India.
We are approaching Netaji's 129th birth anniversary on the 23rd of January 2026. But it is a shame that Netaji's mortal remains are still in a foreign country in Japan. So it is our humble appeal to the President of India that his remains should be brought back prior to 23rd January 2026. Jai Hind. भारतीय रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों का किराया आज यानी 26 दिसंबर से बढ़ गया है। इसके लिए रेलवे ने 21 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। रेलवे के मुताबिक यात्रियों की सुविधा और संचालन की वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के मकसद से यात्री किराया संरचना में रैशनलाइजेशन की घोषणा की गई है। संशोधित किराया केवल आज या आज के बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इससे पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा प्रभावी तिथि के बाद की जाए। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय सेवाओं, सीजन टिकटों यानी कि उपनगरीय और गैर उपनगरीय दोनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा सेकंड क्लास साधारण में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर भी किसी तरह की किराया वृद्धि नहीं हुई है। बता दें कि नॉन एसी साधारण ट्रेनों में बढ़े हुए किराए को दूरी के आधार पर लागू किया गया है। जैसे 216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर यात्रा में 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 751 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर यात्रा में 10 रुपये से ज़्यादा देने होंगे। वहीं 1251 किलोमीटर से 1750 किलोमीटर की यात्रा में 15 रुपये और 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर तक की टिकट पर 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। वहीं स्लीपर क्लास साधारण और फर्स्ट क्लास साधारण में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज लखनऊ की धरती पर एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा, पिछले 1 दशक में करोड़ों भारतीयों ने गरीबी से मुक्ति पाई है। उन्होंने बताया कि यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि उनकी सरकार ने सबसे पिछड़े लोगों और सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को प्राथमिकता दी। सरकार पिछले 11 सालों से बिना भेदभाव हर नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में महामना वाङ्मय पंडित मदन मोहन मालवीय के संपूर्ण कार्यों की दूसरी और अंतिम श्रृंखला का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संग्रह सिर्फ कागज पर स्याही नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का डीएनए और देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मूल योजना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा राष्ट्र को जगाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि उनका जीवन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे शिक्षा समाज को बदल सकती है और देश की जड़ों को मजबूत कर सकती है। Mahamana Malviya ji was a staunch nationalist, a journalist, social worker, lawyer, statesman, educationist, and a learned scholar of Indian ancient culture. He was also a rare visionary who understood that India's future did not lie in discarding its past, but regenerating it. That is where India's great pride can come back. He was the bridge linking between the ancient Indian values and modern democratic aspirations. Our Malviya ji is one such great personality of his days. It is very difficult in those days to have a balanced approach towards both. And while he was the deep scholar of Sanskrit and a devout follower of Sanatana Dharma, he was equally a pioneer of modern education and industrial growth. उपराष्ट्रपति ने कहा कि महामना मालवीय की एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रबुद्ध भारत के विजन की अनुगूंज समकालीन पहलों जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और 2047 तक विकसित भारत के मिशन में गहराई से महसूस की जाती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो पंडित मदन मालवीय जी के चिरस्थायी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। At a time when India was under the colonial rule, Pandit Madan Mohan Malviya ji firmly believed that education was the strongest weapon to awaken the nation. That is why he devoted his maximum time for constructing that great university. His life stands as a shining example of how education can transform society and strengthen the roots of a country. He founded the Banaras Hindu University, one of the Asia's greatest centers of learning. Not now, in those days. A single personality devoted his life for a mission, and he has created the Banaras Hindu University. Pandit Malviya ji's dream was not merely to build an institution, but to create an environment where our modern education and Indian culture must grow together. It must go and grow together. Over the years, the university has grown with multiple institutes, faculties, departments, multidisciplinary centers, constituent colleges and schools. The disciplines span across humanities, social sciences, technology, medicine and the arts. Institutions such as Bharat Kala Bhavan have achieved international recognition. Medical facilities including the Institute of Medical Sciences, Sir Sundarlal Hospital and the Trauma Center serve the wider region. Malviya ji's emphasis on inclusive, value-based and skill-oriented education finds strong reflection in the National Education Policy 2020 introduced under the vision and foresight of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji.
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के रीवा में कृषक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश भर में लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ती है, पानी की बचत होती है और रासायनिक उर्वरकों से होने वाली बीमारियों में भी कमी आती है। इससे किसानों और समाज दोनों को लाभ होता है। उन्होंने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मित्रों, प्राकृतिक खेती एक ऐसा हमारा परंपरागत प्रयोग है जिसको हम भूल गए। एक ही देसी गाय से 21 एकड़ खेत में खाद के और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर प्राकृतिक खेती होती है। किसान को जगत का तात कहते हैं, क्योंकि किसान की मेहनत से जो अनाज उत्पन्न होता है वो पूरी दुनिया का, देश का पेट भरने का काम करता है। मगर आप मुझे बताइए भाई, हमें अधिकार है कि वो ही अनाज को जहर से भरकर हम लोगों को खिलाएं। ढेर सारे रोगों के मूल में जाते हैं, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो। अनेक प्रकार की बीमारियां अनाज में मिश्रित एक केमिकल फर्टिलाइजर से होती है। अब किसान कहेगा मेरी आय का क्या होगा, मगर प्राकृतिक खेती एक ऐसा प्रयोग है जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से, छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों की मिलावट से एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और उनकी उपज शुद्ध होती है। किसान की आय बढ़ेगी, पानी का बचाव होगा और कई प्रकार के रोगों से अनाज खाने वाले लोगों की मुक्ति होगी। और ये एक्सपेरिमेंट अब छोटा मोटा नहीं है। देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और ये सिद्ध हो चुका है। मैंने मेरे खुद के खेत में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इससे उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए मोदी जी द्वारा स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल समिट की शुरुआत की गई। उसी दिशा में राज्य के सम विकास के लिए मोहन यादव जी ने क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट की परंपरा शुरू की। क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट आने वाले समय में राज्यों के सम विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ। मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है
वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। राज्य का अगर संतुलित विकास नहीं होता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में एक पोटेंशियल पड़ा है। जैसे यहां पर मालवा और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बहुत पुराना किसानों का उत्पाद कपास रहा, जाते 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 विसरता गया, क्योंकि इसके उचित दाम नहीं मिलते थे। अब पीएम मित्र पार्क आया, तब वही परंपरागत क्षेत्र में निवेश पीएम मित्र पार्क ने किया और आज फिर से किसानों के लिए कपास एक मुनाफे का क्रॉप बनकर रह गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। फिलवक्त अपडेट एट 12 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी।